हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्वेल्थ क्लास के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कुछ दिन में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ लेक्चर सीरीज़। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का जुलाई 2025 वाला पेपर। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन विच इज़ एमसीक्यू। इसको फास्ट देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल। तो इसका सिंपल सिंपल आंसर है कि हम लोग को पता है परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ लैमिनार के लिए, मींस 2D या फिर फ्लैट बॉडीज के लिए। तो इसका सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दिस डी वाला, लैमिनार। नेक्स्ट वाला देखते हैं एमसीक्यू विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब इसके अगर ऑप्शंस में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सी और डी वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? रीजन ये है कि इसके अंदर वाई वाला कंपोनेंट है, पोजीशन कंपोनेंट जो है, तो ये अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये तो हम लोग को चाहिए नहीं, राइट। सो इसके लिए नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में क्या होगा? यहाँ पे वी हैव दिस वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का अगर अपन देखें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो एक्स मींस पोजीशन कंपोनेंट और टाइम कंपोनेंट, ये दोनों का अगर सिंबल, ये दोनों का अगर साइन अपोजिट है, देन वी कैन कंसीडर इट फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। और अगर दोनों का साइन सेम होता है, जैसे कि अगर सपोज y इक्वल टू ए साइन ऑफ मेरे पास के एक्स प्लस ओमेगा टी है, राइट, या फिर y इक्वल टू ए साइन ऑफ माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ये दोनों केसेस में क्या है? पोजीशन कंपोनेंट जो है और टाइम कंपोनेंट, ये दोनों का साइन सेम है। तो इसको कंसीडर करूंगा मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए, सिंपल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। तो सिंपल मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज दिस बी ऑप्शन, वेयर y इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। और फर्स्ट वाला जो होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों का साइन ऑपोजिट है। ओके, थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। इन अ साइक्लोट्रॉन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एग्जिट इज। अच्छा, इस केस में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो वेरी वेल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी किसका आता है? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ऐसे कुछ आता है इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसको अपन मैक्सिमम रेडियस भी बोलते हैं, राइट। ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर विजिबल रेडिएशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एच न्यू का जो वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और 5, विच इज वर्क फंक्शन। और वी नो कि विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट की एनर्जी कम होती है किसके कंपैरिजन में? यूवी लाइट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है? वर्क फंक्शन का मिनिमम होना या लो होना। तो अब आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस वी हैव सोडियम, जिसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा कम होता है, विच इज अप्रोक्सीमेट अराउंड 2.3 समवेयर। बट इतना याद रखो कि सोडियम के केस में ये चीज एप्लीकेबल होती है, क्योंकि सोडियम हैज अ लोएस्ट वर्क फंक्शन आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे ये फाइनल ऑप्शन आ जाएगा अपना डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब यहाँ पे क्या होगा? गायरो, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? इसको अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय, सिंपल आ जाएगा ये, एंगुलर मोमेंट, राइट। और इलेक्ट्रॉन के केस में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? इट इज समवेयर अराउंड ई डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल। और इसको अगर डिवाइड करूंगा मैं किससे? एल से, तो ये एल एल कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या बचेगा मेरे पास? ई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम ई, विच इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियस 0.3 and 0.6 centimeter are dipped in the same liquid. The ratio of heights to which the liquid will rise in the tube is। अच्छा, इस केस में अब यहाँ पे
कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला सिंपल याद रहेगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे वी हैव फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज विच इज H इक्वल टू 2t cos of theta divided by rho into G into R. So basically H is inversely proportional to R. तो अगर मैं दो कैपिलरी ट्यूब की बात करूँ तो H1/H2 का रेशियो आ जाएगा R2/R1. करेक्ट. तो अब यहाँ पे H1/H2 का सिंपल व्हाट इज R2. R2 कितना है यहाँ पे. R2 वी हैव 0.6 डिवाइडेड बाय R1 इज 0.3. सो ये पॉइंट कैंसिल. 3 1 3 3 2 6. ये आ जाएगा 2/1 विच इज 2:1. तो ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. सेकेंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. 7th MCQ देखते हैं विच इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइड टू अ लूप डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ डैश. तो यहाँ पे सिंपल ये आ जाएगा एनर्जी, क्योंकि वी नो के KVL किससे डील करता है, एनर्जी से डील करता है. एंड अगर KCL की बात करें तो किरचॉफ करंट लॉ इट डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा मेरा. सिंपल क्या, एनर्जी. उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज how many times the intensity of an unpolarized light wave reduces after passing through a polarizer. तो after passing through polarizer क्या हो जाएगा, मेरी इंटेंसिटी जो है which is nothing but equal to I0/2. ये होगा मेरा इनिशियल इंटेंसिटी और इसका रिड्यूस होके हाफ हो जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ next question is if pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, its initial temperature must be. अब we know that gas is in a closed vessel, right? तो वॉल्यूम क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट रहेगा. मींस V जो है मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा ये. और we know one thing कि अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ, राइट, ये क्या बोलता है, लुसाक्स लॉ it tells that pressure is directly proportional to absolute temperature which is P is directly proportional to T. तो we know कि P/T मेरे पास अगेन ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. तो अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 0.4%. अगर इसको फ्रैक्शन में देखो तो अगर सपोज इनिशियल प्रेशर 1P था तो बाद में कंडीशन 0.4% इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा 1.004, राइट, P. सो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस P/T दिस इज इक्वल टू व्हाट 1.004 P डिवाइडेड बाय, इसमें क्या होगा टेम्परेचर में T+1 आ जाएगा यहाँ पे. सिंपल करेक्ट, क्योंकि कितने से इंक्रीज हुआ, व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, तो अब यहाँ पे ये P गेट कैंसल्ड, ये वाला इधर चला जाएगा नॉर्मल कैलकुलेशन से. सो ये दिस इज नथिंग बट T+1 इक्वल टू 1.004 T. करेक्ट. अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना देगा मुझे, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा. करेक्ट. तो ये देगा मुझे T1 इक्वल टू 0.004 T और यहाँ पे दिस T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.004. और इसको अगर फ्रैक्शन में करूँ मैं कन्वर्ट तो ये पॉइंट कट करूँगा तो यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे और ये बेसिकली T हो जाएगा मेरा 250 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं MCQs का. द वेवलेंथ एंड पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1 वैट रिस्पेक्टिवली. द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज. अच्छा, अब इसके लिए वी नो कि पावर मीन्स एनर्जी सप्लाइड पर सेकेंड, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. सो विच इज बेसिकली आ जाएगा E इक्वल टू आई हैव H न्यू, जिसको आई कैन राइट hc/λ एज वेल. और वेवलेंथ उसने दिया है विच इज नथिंग बट 4000 एंगस्ट्रॉम. करेक्ट. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ इंटू 10⁻, व्हाट, -10, राइट. और ये हो जाएगा मेरा 4 × 10⁻⁻7. ये आ गया मेरा लैम्बडा का वैल्यू. सिमिलरली आई हैव C का वैल्यू 3 × 10⁸. करेक्ट. नाउ और H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा 6.626 × 10⁻⁻34.
करेक्ट। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर मैं निकालूँ E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 6.626 वन सेकेंड। So 6.626 into 10 to the power minus 34, right, into 3 into 10 to the power 8 divided by 4 into 10 to the power minus 7। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये माइनस वाला 7 ये 10 टू द पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 7 बन जाएगा, और ये प्लस 7 और ये वाला 8 ये दोनों हो जाएंगे 10 टू द पावर प्लस 15। तो जब -34 में से 15 माइनस करोगे 19 बचेगा, तो माइनस का 19 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा E इक्वल टू विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और ये नंबर्स का कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा मिल जाएगा, उतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, विच इज़ नथिंग बट 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। करेक्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पता करने हैं एंड पावर गिवन इज, दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स ये आ जाएगा मेरा विच इज n इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, राइट। सो ये पावर कितना है मेरे पास 0.1 वैट, एनर्जी कितना है 4.97 इंटू 10 टू द पावर व्हाट माइनस 19, करेक्ट। अब ये माइनस 19 को आई विल ब्रेक डाउन लाइक दिस, के इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.1 डिवाइडेड बाय 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर +2 हो जाएगा ऊपर आके, डिवाइडेड बाय 4.97 इंटू व्हाट 10 टू द पावर माइनस 70। तो जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ये इवेंचुअली क्या दे देगा मुझे, दिस विल गिव मी व्हाट 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। तो जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट समथिंग 2.011 इंटू 10 टू द पावर प्लस 17। दिस कुड बी द फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे कहाँ है इससे मिलता जुलता, वी हैव दिस फर्स्ट ऑप्शन 2.01 इंटू 10 टू द पावर। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अपने को ये पता है कि दो पोजीशन रहते, राइट। अच्छा, मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे वी हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट, वी मैक्स होता है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, इसका उल्टा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वी हैव मिनिमम वेलोसिटी, और जो कितना होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो देयरफॉर वी कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, करेक्ट। सो एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens to ferromagnetic substance when it is heated above Curie temperature। अच्छा, अब क्यूरी टेम्परेचर पे जनरली अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर अपन टेम्परेचर देंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये क्या करता है, इट लूजेस फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल विल राइट जस्ट डायरेक्ट दिस थिंग के above Curie temperature it loses ferromagnetism, right, and becomes पैरामैग्नेटिक। सिंपल, क्योंकि इसके अंदर का फेरोमैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एथरमैनस मटेरियल्स। अच्छा, व्हाट इज एथरमैनस मटेरियल, इसको सिंपल अपन ये बोल सकते हैं कि
materials are those materials which do not allow what heat radiation to pass through them, right? So other minus materials do not allow heat radiations to pass through them, करेक्ट। अब इस केस में क्या होगा, वी नो कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास कि सिंपल ट्रांसमिटेड, दिस ट्रांसमिटेड रेडिएशन, राइट, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन होगा, इंसिडेंट रेडिएशन। अब अथर माइनस मटेरियल है जो कि कोई भी हीट रेडिएशन ट्रांसफर ही नहीं करता है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, सिंस देयर इज नो रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो टी का वैल्यू इस केस में आ जाएगा 0 बाय सिंस देयर इज नो radiation transmitted, no radiation is transmitted, therefore the value would be 0. Okay, now next question is, in a photodiode on which property the dark current depends। अच्छा, what is dark current basically? तो dark current होता क्या है यहाँ पे, it's nothing but a small reverse current flowing through a photodiode, right, even when there is no light falls on it। Okay, so basically dark current, it is caused by thermal generated charge carriers, thermal generated charge carriers की वजह से जनरेट होता है ये चार्ज कैरियर्स, राइट। सो देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली से दैट कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, जिसकी वजह से डार्क करंट भी इंक्रीज होगा। सो बेसिकली डार्क करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द फोटोडायोड। विल राइट डायरेक्टली डार्क करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ फोटोडायोड। क्यों टेम्परेचर ऑफ फोटोडायोड? क्योंकि जैसे अगर अपन टी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो थे यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड, करेक्ट। सो देयरफॉर डार्क करंट क्या होगा, यहाँ पे डार्क करंट इंक्रीज होगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। थ्योरेटिकल डेफिनेशन से कुछ नहीं, लेट्स से सपोज मेरे पास ये कॉइल है एक, राइट, दिस इज माय कॉइल 1 एंड अगेन मेरे पास यहाँ पे एक और कॉइल है, दिस इज माय कॉइल 2। सो इफ आई, दिस इज माय कॉइल 1, दिस इज माय कॉइल 2, ठीक है। तो अगर मैं कॉइल 1 के थ्रू करंट फ्लो करूं, राइट, तो इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट चेंज होगा कुछ तो, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ये सेकेंड वाला कॉइल भी एक्सपीरियंस करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल, दिस कॉइल, right, so when the current flowing through one coil changes, the magnetic field around it also changes. If a second nearby coil experiences this change, right, this changing magnetic field, so an EMF is induced in it. So this phenomenon is called as mutual induction बोलेंगे इसको। and this property responsible for it is called nothing but mutual inductance। डायरेक्टली डेफिनेशन लिख दो और उसके बाद इसको डिनोट करते अपन m से, जिसका फॉर्मूला आता है N2 दिस phi 2 1 by I।
जिसके अंदर M is mutual inductance and N2 defines the number of turns in coil 2 और phi 21 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil 2 due to current in coil 1 और I is nothing but current in coil 1 आ जाएगा सिंपल। तो इसको अगर डेफिनेशन प्रॉपर वर्डिंग्स में ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज द फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू यूनिट करंट फ्लोइंग इन द अदर कॉइल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। अगेन ये भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सिंपल, उतना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट डेफिनेशन देके समझ जा सकते। सो बेसिकली द कंसेप्ट इज मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। सो बेसिकली इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँ कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। इसको डिफाइन करेंगे अपन m इक्वल टू इस म्यू बाय v, राइट। और इसका कंसेप्ट ये होता है कि इन एन अनमैग्नेटिक और अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल्स बेसिकली दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, राइट। सो व्हेन द मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक or in a magnetic field many dipoles align in one direction, so the extent to which the material becomes magnetized is called magnetization, basically simple। तो यहाँ पे अगर इतना लंबा डेफिनेशन नहीं भी लिखना है, बस ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में कि मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। मैग्नेटिक डाइपोल movement developed per unit volume of material, सिंपल। इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अ मेटल रिंग, वन सेकेंड लेट मी डिलीट दिस। Okay, so a metal ring of radius 20 centimeter is rotating about a transverse axis passing through its center. What will be its radius of gyration about the same axis? So first of all, radius of gyration और moment of inertia का relation क्या होता है कि I equal to m k square, where k is what, radius of gyration। But we know कि for a thin ring अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, नॉर्मली इसका एम आर स्क्वायर आता है, लेकिन ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो यह आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, करेक्ट। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, सो बाय कंपेयरिंग आई कैन डायरेक्टली से एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये क्या निकालना है मुझे, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकालना है। सो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बाई 2। सो बेसिकली के आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय √2, राइट। और आर का वैल्यू कितना दिया उसने क्वेश्चन में, आर का वैल्यू 20 है, तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा के इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय √2, जिसको अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे सो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक 14.14। ये डायरेक्ट कैसा आया सर, ये भी नहीं समझा, मतलब सिंपल इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 10 √2 आएगा, सिंपल। और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, राइट। सो ये बेसिकली दिस 10 इंटू 1.414 ये हो जाएगा मेरा 14.14 सेंटीमीटर, सिंपल। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट एरिया ऑफ पिस्टन आर A1 and A2 respectively, where A2 greater than A1 if force F1 is applied on piston 1, then what is the force exerted on piston 2? Basically Pascal's law के ऊपर है ये, right? We know that what is Pascal's law. I can directly write this
दैट F1 बाय A1 इक्वल टू व्हाट, F2 बाय A2, राइट। अब मुझे क्या पता करना है, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन 2 के ऊपर कितना फोर्स रहेगा, तो यहाँ पे F2 आ जाएगा मेरा सिंपल व्हाट, F1 इंटू A2 बाय A1 बेसिकली, करेक्ट। अब सिंस आई नो कि A2 का वैल्यू जो है इट्स वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, तो सिंपल आई कैन डायरेक्टली से दैट व्हाट, F2 का भी जो फोर्स आएगा विच इज ग्रेटर देन F1, सिंपल इतना लिख दो, इनफ है। या फिर यू कैन से दैट स्मॉल फोर्स ऑन smaller piston can lift a heavy load on the larger piston, basically this is what basically it means, okay। और अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें अपन तो ये होगा, सपोज मेरे पास A2 है, सपोज लेट्स से आई हैव दिस 100 टाइम्स ऑफ A1, करेक्ट, एंड F1 का वैल्यू मेरे पास है 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, करेक्ट। तो F2 कितना आ जाएगा देन मेरे पास, F2 सिंपल, दिस F2 इज इक्वल टू व्हाट, 10 टाइम्स आ जाएगा 100, सो विच इज F2 हो जाएगा मेरे पास 1000 न्यूटन।